नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को दिल्ली में कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसे कश्मीर में पॉलिटिकल प्रक्रिया की ओर से एक बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में कश्मीरी राजनीतिक दलों के गुपकर अलायंस ने कहा था कि वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया और राज्य में कराए जाने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई जा रही है। असल में कश्मीर से अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब मोदी सरकार पर यह आरोप लगा था कि यह फैसला बिना कश्मीरी दलों के और नेताओं के भरोसे में लिए जबरन लिया गया है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सर्वदलीय बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन जैसे नेताओं को आज औपचारिक न्योता भेज दिया गया है। कश्मीरी नेताओं के साथ इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ में कयास और भी लगने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दलों के अंदर हलचल तेज हो चुकी है, उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कुछ विचार विमर्श कर रहा है। बीते रोज की हम बात करें तो वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर से जुड़े विकास की जानकारी दी थी। कोरोना को लेकर जो ताजा अपडेट हैं वो साझा किए थे। पिछले दिनों में डेवलपमेंट के काम हुए, कोविड मैनेजमेंट को लेकर के जो कुछ किया गया है उसका एक रिव्यू गृह मंत्री जी ने लिया था। प्राइम मिनिस्टर ये बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। वहां पर क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये सीधा रुख करते हैं वहां का। को अभी से देख लें, सभी कार्य समय पे हो जाएं। जितने पीडियाट्रिशियन हैं, नर्सिंग और पैरामेडिक्स हैं, इन सभी की ट्रेनिंग की व्यवस्थित कार्यक्रम अभी से तैयारी करते हुए हम लोगों को इसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। हमें एक बात को ध्यान रखना होगा कि थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, हमने इसके लिए 4 प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी तैयार की थी। एक, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग हम लोग याद करिए मार्च 2020 निरंतर चला रहे हैं। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जगह जगह कूड़ा दिखता है। हमें लोगों के हिस्सा भी बनाना पड़ेगा और अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल, जहां पे पाइप पेयजल की स्कीम है, बात है, नहीं है तो लोगों को वहां पर जो जल है उसको उबाल करके पीने के लिए अगर हम प्रेरित कर सकें, इसके लिए जागरूकता का अभियान चला सकेंगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बनाए गए हैं और कुछ जनपद इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जनपद इस पे ध्यान दें कि 12 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को हम कवर कर सकें। इससे अभियान, इस अभिभावक स्पेशल बूथ बनाना, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई और आइसोलेशन वार्ड हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर तैयार हों। और मेडिसिन किट 26 जून से वितरण होंगे। इस पर हम अभी से अपनी तैयारी और अपने कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ जाने चाहिए, इसको हम लोग देख लें। एक जो कार्यक्रम होगा वह है कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम 4.5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन दे रहे हैं और इस 4.5 लाख वैक्सीन के कार्यक्रम को हम 21 जून के बाद से 6 लाख प्रतिदिन करने जा रहे हैं। और जुलाई प्रथम सप्ताह से यानी 1 जुलाई से हमें 10 लाख से लेकर 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है। यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है इसको 3 गुना करना है। कुछ जनपदों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन पुअर है। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ ना पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और 1 सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान। दूसरा, कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सैचुरेशन कर लेता है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के रूप में।
इस पर हमें अभी से और क्वालिटी वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर ले जाना। हमारा प्रयास होना चाहिए नेगेटिव में चला जाए। एक वायल जो होता है 10 डोजेज जिसमें उसमें 11 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन क्वालिटी में के साथ कोई कंप्रोमाइज न हो। कुछ जगह शिकायत मिली थी पिछले दिनों कि वैक्सीन के नाम पर केवल वेस्टेज, उसको जो वैक्सीन के नाम पे केवल सुई चुभाई जा रही थी, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था और फेंक दिया जा रहा था। ऐसी शरारत कहीं ना होने पाए, इसलिए अच्छे सक्षम और ट्रेंड मैन पावर, इसलिए हमने कहा कि नर्सिंग की जीएनएम 3rd ईयर और 4th ईयर की जितनी भी प्रशिक्षु होंगी, बीएससी 3rd ईयर और 4th ईयर की जो प्रशिक्षु होंगी, उनकी भी ट्रेनिंग लेकर के उनको भी हम लोग इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को हम लोगों को कोरोना को नियंत्रित करने के साथ हमें इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को एक बृहद अभियान चलेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून से हम लोग कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देंगे। यानी जो अभी सुबह 7 बजे से सायकाल 7 बजे तक था, ये रात्रि को 9 बजे तक के लिए छूट मिलेगी। वहां आज ही इसकी गाइडलाइन हर एक जनपद को पहुंचेगी और हर एक जनपद में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग, हम पुलिस विभाग के साथ बातचीत कर लें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी मजबूती के साथ आपके जनपद में कार्य करता हुआ दिखाई दे और इस बात को हम सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में लापरवाही की कोई गुंजाइश न हो। मास्क पहन के लोग नहीं जा रहे हैं, मास्क कभी भी शहर में निकल, मास्क सिटी के अंदर जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो मास्क उतार के रख देते हैं। हर एक दुकानदार से भी बातचीत हो जाए कि जो व्यक्ति मास्क नहीं ना लगाया हो उसको सामान न दिया जाए, इसको अनिवार्य करें और हर एक व्यक्ति मास्क लगाएं, भीड़ न होने दें। जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसका खतरा बना हुआ है, वायरस कमजोर जरूर हुआ है। इसलिए इस पर हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे अप्रैल मई जैसी त्रासदी फिर सामने ना आने पाए। यही आप सबसे मैं कहना था कि कोरोना के साथ जो 3rd वेव की आशंका है, ये एक साथ उस समय संभावित है जब तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज आएंगी, उसी समय कोरोना की भी 3rd वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए दोनों के प्रति सतर्कता होते हुए अभी सभी जनपद उसे तैयारी कर लेंगे। इसमें बेसिक और माध्यमिक 2 मिनट की बात कर लेना है। संस्कृत के जो टीईटी में तो उनको अपने कमरे में रोकें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लापरवाही अभी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए और भी लोगों को ट्रेन करने की बात कही। साथ में इसमें अब पुलिसकर्मी भी इसमें जोड़े जाएंगे पेट्रोलिंग के लिए। आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल अब जम्मू कश्मीर में है, उन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो ये हलचल बढ़ी है इसके क्या कुछ मायने हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। डॉक्टर प्रमोद ठाकुर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले सर रुख मैं आप ही का करना चाहूंगा डॉक्टर प्रमोद जी कि किस तरीके से आप देख रहे हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी। जी मैं कह रहा हूं प्रमोद नाम नहीं है, जी जी रमेश ठाकुर है जी, मेरा। माफ कीजिए रमेश ठाकुर जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर रमेश जी, मेरा सवाल यही होगा कि जम्मू कश्मीर में जो हलचल बढ़ी है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है ये हलचल बहुत पहले ही बढ़ जानी चाहिए थी। अब 24-25 तारीख जो मुकर्रर हुई है कि इसमें वहां के जो स्थानीय नेताओं को बुलाया जा रहा है, उनके साथ में एक 1-to-1 होगा, तो मुझे लग रहा है किसी भी स्टेट के लिए, यूटी के लिए इस तरह की मीटिंग और संवाद कम्युनिकेशन होने चाहिए। अब आप देखिएगा 370 को हटाए हुए आज 2 साल हो गए करीब। इन 2 सालों में बिना आप सीएम या बिना विधानसभा के, बिना कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अगर कोई स्टेट चलना है और सिर्फ राज्यपाल के भरोसे चलना, तो मुझे लग रहा है वहां पे विकास कार्य और की चीजों को लेके आप वो कनेक्टिविटी आपकी डेवलपमेंट के लिए नहीं आ सकती है जिसकी आप उम्मीद करते हो। अब इन 2 सालों की अगर आप सही से समीक्षा करो, चाहे आतंकवाद की हो चाहे और किसी तरीके की हो, ये मीडिया में चीजें नहीं आई है, मीडिया में उस तरीके की चीजें नहीं दिखाई गई है। लेकिन अगर कमोवेश स्थिति को अगर आप सही से एनालिसिस करें तो ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है, वही चीजें हैं, वही परेशानी है। ठीक है,
अब जिस तरीके से एक खबर आती है, कल एक गृह मंत्रालय के द्वारा ये कहा जाता है कि जब से 370 हटी है उसके बाद में जो केंद्र की जो योजना है, जो केंद्र की तरफ से कुछ जो यहाँ से सुविधाएं जा रही हैं, सहूलियतें जा रही हैं, वो 90% एक आंकड़ा बताया गया है कि 90% लोगों तक पहुंचा है। और डिजीज की बात कही जाए उस पे, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, उसके लिए भी केंद्र की जो यहाँ पे सुविधाएं वो सारी पहुंची हैं। ये ठीक है, ये सारी चीजें होनी भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक चीज ये भी आपको करना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल जो एक गैप आ चुका है, जो राजनीतिक गतिविधियों का जो गैप आ चुका है, उसको आपको भरना पड़ेगा। उसको आप किसी तरीके से आप नहीं, मेरी खुद ही कल परसों अभी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो चेयरमैन है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग हो रही है ये बहुत अच्छी मीटिंग है। हमने कई मरतबा सरकार को भी कहा, गृह मंत्री जी को हमने लिखित में कहा कि हमारे साथ मीटिंग करो आप, और राज्य के जो स्थितियां हैं उनके बारे में हम बताएंगे कि यहाँ पे चुनाव कितना जरूरी है, सरकार कितनी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल जो इस समय 24-25 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें आगे बढ़ती रहनी चाहिए। चुनाव की तारीख तय होनी चाहिए, वहां चुनाव होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एक चीज आई है, अभी आपने बोला कि इसमें अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में बैठेंगे। थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि अजीत डोभाल का बैठने का पॉलिटिकल पार्टी, दरअसल मैं इस पर भी आना चाहूंगा, पॉलिटिकल नेताओं के ठाकुर में इस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार जी को भी मैं थोड़ा इंक्लूड कर लेता हूं। प्रेम कुमार जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये विकास या कोविड या उससे भी कहीं बड़े स्तर की कोई चर्चा चल रही है, इस पर कोई ऐसी बात है जो अभी बाकी लोगों से छिपाई जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ बड़ा सोच रही है, क्योंकि 20,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल भी जम्मू कश्मीर में भेजे गए हैं हाल ही में? देखिए मोहित जी, सबसे प्रमुख बात तो यही है कि केंद्र सरकार को वहां के लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को पहले बनाना जरूरी है। बिल्कुल, कायम करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया तोड़ी गई है, बीच में तोड़ी गई है। वहां 2 राज्यों में राज्य का बंटवारा हुआ है, राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, धारा 370 भी हटा है, उसमें बहुत सारे लोग आज तक जेलों में बंद हैं। और ये जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, तब भी जेलों को में बंद करके उसको लॉकडाउन में डाल करके जम्मू कश्मीर को तब ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। प्रश्न है कि ये पहल जो आज की जा रही है, 6 महीना पहले क्यों नहीं हो सकती थी, या 6 महीना बाद क्यों नहीं हो सकती थी, अभी ही क्यों की जा रही है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसको हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव और दूसरी चीजें दिख रही हैं, उस मौके पर आप फोकस जो पॉइंट है महामारी में आपकी जो असफलता है उस पर ध्यान हटाने के बजाय रोज आप जम्मू कश्मीर पर डिबेट कराएंगे, रोज आप जम्मू कश्मीर पर बात कराएंगे, वहां के मुद्दों पर फोकस करेंगे और अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश करेंगे, वो भी एक तरफा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज तो आज तक आ नहीं पाई राष्ट्रीय मीडिया में। वहां के लोगों से किसी ने पूछा नहीं। यहाँ की मीडिया के लोग जरूर जाकर के वहां से रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन वहां के लोगों की आवाज जो है देश में नहीं आ पाई है। तो ये जो विश्वास बनाने की जो जरूरत है, वो सबसे पहले जरूरत है सर्वदलीय बैठक। मैं अगर वहां की पार्टी का नुमाइंदा होता तो तब तक सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लेता जब तक कि सारे लोगों को जो जेल में बंद है रिहा नहीं कर दिया जाता। नहीं, अभी तो बल्कि वहां के लोग और शांति बहाल होगी, राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। लेकिन प्रेम जी, एक बात और मैं समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को न्योता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अब तक ये स्थिति साफ नहीं है। कुछ पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की हैं उन्हें जरूर बुलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। अब तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं कि वो भी शामिल होंगे। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, वहां एक संगठन गुपकार है, उससे जुड़े हुए लोग भी चाहते हैं कि हम प्रक्रिया में शामिल हों। पहले वो इच्छा भी रख चुके थे, तो उनको तो वो शामिल करेंगे ही। हाँ, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस को नहीं शामिल कर रही है, ताकि ये एक मुद्दा बने। वो कश्मीर को कांग्रेस की देन, नेहरू की देन, सारी समस्याएं जितनी चीजें हैं सब कांग्रेस की देन बता करके डिबेट को ले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये उनका राजनीतिक मकसद हो सकता है। बिल्कुल, इसके पीछे वजह हो सकती है। जम्मू कश्मीर के हित में ये कतई नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को आप बातचीत से ही दूर रखें। ठीक है,
डॉक्टर ठाकुर, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान सामने आया था। उनका कहना था कि कश्मीर को अलग किया जा रहा है, जम्मू को अलग किया जा रहा है और ये हम नहीं होने देंगे। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? कुछ इस तरह के अनुमान लगाने सही है कि कश्मीर को अलग किया जा रहा है, जम्मू को अलग किया जा रहा है, कश्मीर को अब यूटी में रहेगी लेकिन जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इस तरह की बातें चल रही थी? देखिए, मैंने अभी कहा जो मीटिंग हो रही है ये पॉलिटिकल मीटिंग है। इसमें एनएसए अजीत डोभाल का होने का क्या मतलब बनता है? ये जो आप कह रहे हो ना, इसमें आपके सवाल निकल जाते हैं इसी में कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे पास नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो किसी लोगों को नहीं पता है? क्या ऐसा भी होने वाला है? देखो, इसमें दो तीन चीजें निकल के आई। कल इस बात को लेके गृह मंत्रालय में रात तक मंथन हुआ है। जो सूत्रों से निकल के आई ये बात कि इसमें कांग्रेस को और वहां के माकपा नेताओं को शामिल करा जाए कि ना करा जाए। अंततः ये फैसला हुआ है कि अगर पूरी सारी की जमात वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष की, उनको सबको बुला रहे तो इनको भी बुलाना चाहिए। मुझे लग रहा फैसला हो चुका है कि उन दोनों को भी बुलाना चाहिए, माकपा को बुलाना चाहिए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनको भी साथ न्योता भेजा गया। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें, अभी प्रेम कुमार जी ने सही कहा, मुझे लग रहा ये कुछ ऐसा ड्रामा तो नहीं है महंगाई के मुद्दे पे, आपको प्रबंधन आपका कोविड को लेके, ये सारी चीजें जो चीजें इस समय चर्चाओं में होनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं, क्या उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं है? अब 2 साल हो चुके हैं बिना सरकार के वहां पे दोनों राज्य चल रहे हैं, वहां पे ऐसा कुछ पॉलिटिकल गतिविधियां हो नहीं रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि जिस समय आपको 2022 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हिंदी पट्टी का उत्तर प्रदेश सूबा है उसकी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो, उसके बाद में सीधे आपको 2024 की तैयारी करना है। अभी बंगाल आप हार के आए हो, दूसरी जगह आपकी सारी चीजें हो रही हैं। मतलब स्थितियां ठीक ठाक नहीं है, चाहे सरकार को कह लो चाहे भाजपा के अंदर कह लो। मुझे लग रहा उस स्थिति को, जैसे कहते हैं ना, एक दर्द अंदर होता है, एक दर्द जो होता है वो अधिकतर आदमी क्या करता है, ये बड़ी बीमारी होती है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उसको दर्द को बाहर जाहिर नहीं करते। मुझे लग रहा सरकार और विशेषकर बीजेपी क्या ऐसा तो नहीं करना चाह रही है, ये शायद हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए सारी चीजें करी जा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इसमें अगर सारे जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, अगर ये सब लोग खुदा न खास्ता दिल्ली में आ गए, अगर बात हुई, अगर बात उनके अनुकूल नहीं होती है, जैसे बाहर आ जाते हैं, तो बहुत बड़ा इसमें कचरा फैल सकता है। सरकार की और इनके बीजेपी वालों की बड़ी थू-थू हो सकती है। जी नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले जो बयान सामने वहां से आए हैं वो बहुत अच्छे सामने नहीं आए। लेकिन प्रेम कुमार जी, रुख में आपका करना चाहूंगा और ये बात थोड़ी समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात अभी हैं, आपको क्या लगता है कि देश भर की, हमारे देश की बाकी की जनता ने भी उनके साथ एक सौतेला व्यवहार किया है? हम किसान आंदोलन देखते हैं तो हम उनके साथ में खड़े हो जाते हैं, नागरिकता कानून को लेकर कोई बात होता है तो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पर खासतौर पर 370 के मसले हों या फिर वहां पर इंटरनेट को बाधित कर दिया गया, अलग तरह के हालात रहे, लगातार लॉकडाउन रहा, क्या लग रहा है कि एक सौतेलापन का व्यवहार किया गया है उनके साथ? देखिए मोहित जी, कोई आंदोलन हो या कोई राजनीतिक निर्णय हो जी, उसमें स्टेक होल्डर्स का ही सबसे ज्यादा महत्व होना चाहिए जी। अगर हम जम्मू कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं तो वहां के लोगों की राय सबसे अहम रखनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये राजनीति इस किस्म से हुई है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके शेष लोगों की राय को ज्यादा महत्व दिया गया कि शेष हिंदुस्तान जश्न मनाता है कि हमने धारा 370 हटा ली। अरे धारा 370 हटा तब भी भारत का अंग है जम्मू कश्मीर, जब लगाया गया था तब भी वो भारत का ही हिस्सा था। और धारा 370 कोई विदेश से आकर के नहीं लगाया था, हम लोगों ने खुद लगाया था, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगाया था। आज भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हटाने का उपक्रम हो रहा है या उसको चुनौती देने की बात भी इसी व्यवस्था के तहत हो रही है। तो लेकिन हम स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल ही नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं उलझती जाएंगी। इस हिसाब से सर्वदलीय बैठक की पहल वेलकम किया जाना चाहिए, किंतु और परंतु की बात यही है कि यह सर्वदलीय बैठक की टाइमिंग जो है उसमें ईमानदारी जो है, उसमें जो अविश्वास की बात है उसको दूर करना भी केंद्र सरकार का काम होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करे। मैंने पहले भी कहा कि आप जेल से सारे युवकों को छोड़िए, अब भी 180 लोग देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं,
1.5 साल से बंद हैं, एहतियातन जेल में बंद रखे गए, उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, एहतियातन आप 1.5 साल तक जेल में बंद रखेंगे? ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? तो ये विश्वास आपको जताना पड़ेगा कि हम वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करना चाहते हैं, और इसके लिए वक्त लगेगा। 1-2 सर्वदलीय बैठक से बात नहीं बनने वाली है, कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि हम चाहते हैं दिल से कि यहाँ लोकतंत्र की बहाली हो। ठीक है डॉक्टर ठाकुर, आपको क्या लग रहा है कि देरी बेशक हुई है लेकिन कम से कम कदम अच्छा है, और ऐसे में तमाम दलों को मिलकर के अब स्थिति को बेहतर करने का काम कम से कम शुरू कर देना चाहिए जम्मू कश्मीर में? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा, यह कदम केंद्र सरकार का बहुत बेहतरीन है, स्वागत करने योग्य है। ये चीजें पहले भी की जानी चाहिए। चलो खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीजें आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखो, अभी प्रेम जी ने कहा कि वहां के लोगों की राय पूछनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं भी इसी पे आना चाह रहा था। आप ये बताइएगा, सरकार क्या चाहती थी जम्मू कश्मीर में? वो कर दिखाया जो लोग चाहती थी। 370 हटे, सब लोग चाहते थे, वो कर दिखाया। अब वहां के नेता क्या चाहते हैं? वहां के नेता जिस तरीके से राजनीतिक बंदिशों में जकड़े हुए, बंधे हुए हैं, घरों में कैद हैं, वो परिंदों की तरह आजाद होना चाहते हैं। वो राजनीतिक सहूलियत चाहते हैं। वो 370 2 साल पहले तक जो उनकी सुविधाएं थी, आजादी थी, वो चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में आ जाती है जनता। आपने किसी के उनके बारे में पूछा जनता क्या चाहती है? यकीनन विदेशों में क्या होता है, इस तरह के बड़े जब बहुत पेचीदा मामले होते हैं जो संविधान से, जो कानून से नहीं सुलझ पाते हैं, वहां जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह के तौर पे पूरे जनता की राय ली जाती है। वो राय के बाद कोई फैसला लिया जाता है, चाहे राजनीतिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे, लोकतांत्रिक तौर पे। मुझे लग रहा है वैसा नहीं हो रहा है। वहां की जनता, लॉकडाउन तो अब लगा हुआ है, हमने दिल्ली में और जगह लॉकडाउन में देखा। मैं अगर सही से कहूं तो 2 साल जब से 370 हटी है तब से कर्फ्यू चल रहा है, तब से बंदिशों में लोग हैं। हमारे पास इंटरनेट तो था कम से कम, वहां इंटरनेट भी नहीं है सर। अभी भी जो चल रहा है वहां अब 4G को लेकर विवाद है कि कई जगहों पर है और कई जगहों पर नहीं है। लेकिन डॉक्टर ठाकुर, एक बात मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगा। धारा 370 को हटाया गया, एक बड़े स्तर पर उसका प्रचार किया गया कि मालूम नहीं क्या ऐसा बदलाव आ जाएगा। 2 साल हो चुके हैं सर, आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद, चाहे आतंकवाद की बात हो, विकास की बात हो, कौन सी ऐसी चीज आपको लगी जिसमें बेहतरी देखने को मिली हो? नहीं, देखिएगा, आतंकवाद में अगर देखा जाए जिस तरह की गतिविधियां डेली होती थी उसमें सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई संदेह नहीं है। और इसके बाद में एजुकेशन, आर्थिक, ये सारे ऐसे पहलू होते आम जीवन से, आम जिंदगी से जुड़े हुए जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें बड़ी मुसीबत आ गई है। एक मानव है वो संकट पिछले 2 साल से वहां के लोग झेल रहे हैं। आप जाइएगा, मैं पिछले साल मेरा जाना हुआ था, जब जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट से हम लोग बाहर निकलते थे तो उसके बाद में हम लोगों को इतनी एक सुरक्षा घेरे से निकलना पड़ रहा था, हमें जहां जाना था वहां जाने नहीं दिया गया। उसके बाद में यहाँ के लोग, बाकी पूरे देश के लोग जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते थे, लेकिन वहां स्थितियां आज वैसी नहीं है जो पहले थी। तो कुल मिला के ये देखा जाए, जो स्थितियां जिस उम्मीद के साथ में 370 हटाया गया था और जिस ये कोशिशें की गई थी, इसके बाद में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, बदलाव की गंगा बही जाएगी। मुझे लग रहा वैसा हो नहीं पाया। वैसा ना होने का कारण एक ये भी है क्योंकि वहां पे एक कोई कंटिन्यूटी या कोई अस्थायी सरकार नहीं है। क्योंकि कोई भी राज्य या कोई भी जो चीज हो, बिना सरकार के वो चीजें संभल नहीं पाती हैं। राज्यपाल के भरोसे आप कब तक स्टेट को छोड़ दोगे? सेना के भरोसे कब तक ये चीजें आप चलाओगे? दूसरी व्यवस्थाओं के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो देश के बाकी हिस्सों में है वो तो जरूरी है ही, बिल्कुल। लेकिन इस पे प्रेम कुमार जी एक बार फिर से मैं थोड़ा सेना के उस पर आना चाहूंगा। 20,000 अतिरिक्त फोर्स वहां पर भेजी गई है, ये इसका क्या इशारा है सर? इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझने की हम कोशिश करें, आपको कुछ समझ में आता है? देखिए मोहित जी, इसके मतलब तो हम कयास ही लगा सकते हैं कि कौन सी योजना पर सरकार अमल करना चाहती है। जब अनुच्छेद 370 वाली पहल हुई थी उससे पहले भी बहुत भारी डिप्लॉयमेंट वहां हुआ था और उस समय भी हम लोगों ने बहुत तरह के कयास लगाए थे, लेकिन एग्जैक्ट कयास नहीं लगा पाए थे। लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार जम्मू और कश्मीर को अलग अलग हिस्सों के तौर पर देखना चाहती है। इस सर्वदलीय बैठक से सरकार यह राय लेगी कि चुनाव कराए जाएं कि नहीं कराए जाएं,
और अगर वहां के लोग बोलते हैं कि नहीं कराए जाने चाहिए, तब भी केंद्र सरकार के हाथ में लड्डू है, वो जम्मू में चुनाव करा लेंगे। हाँ। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी तो उसको भी वो राजनीतिक रूप से भुना लेगी। अगर वो बोलते हैं कि चुनाव कराना चाहते हैं, तब भी केंद्र सरकार के लिए हाथ में लड्डू है। तो ये एक ऐसी पहल होने जा रही है जिससे कि ये जो डिप्लॉयमेंट है, वैसी कोई असहज स्थिति पैदा होगी तो उसका इस्तेमाल होगा। डॉक्टर ठाकुर का मैं रुख करना चाहता हूं जी। एक बात मैं डॉक्टर रमेश ठाकुर जी उठा रहे थे, उसी बात को बोलना चाहता हूं कि वो आतंकवाद को लेकर के कि आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं, देखिए आतंकवाद की घटना का मतलब कुछ हैपनिंग्स का होना, बम बारूद का फटना ही अगर है तब तो जरूर कम हुई है। लेकिन आतंकवादी जब बम फोड़ते हैं या कोई वारदात करते हैं तो उनका मकसद होता है ये अशांति फैलाना। लेकिन हमने तो बिना बम बारूद फोड़े हुए पूरे जम्मू कश्मीर को इसमें लॉकडाउन में डाल दिया। तो आतंकवादियों का मकसद तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल ठीक है। प्रेम कुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर ठाकुर माफ कीजिएगा, मैं आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जम्मू कश्मीर को लेकर 24 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। उम्मीद की जा रही है कुछ बेहतर होगा, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। LJP की अंदरूनी लड़ाई के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार 2 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को दिल्ली में कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसे लेकर कश्मीर में पॉलिटिकल प्रक्रिया की ओर से बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में कश्मीरी राजनीतिक दलों के गुप्तकार अलायंस ने कहा कि वो केंद्र के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 74 दिन के बाद सबसे कम लगातार 5वें दिन 70,000 से कम आए कोरोना के। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 60,753 नए कोरोना केस, 1647 लोगों की गई जान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 51 साल के हो गए हैं। राहुल ने कोरोना के कारण पैदा हुए हालातों के मद्देनजर इस साल जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो 19 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन न करें। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विराज।